सोचो एक सेकंड के लिए। तुम्हारे पास एक पूरे साल का हिसाब है। हजारों ट्रांजैक्शन, लाखों रुपए, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, परचेज। और एक दिन तुम्हारा बॉस आता है और कहता है, भाई सब सही है ना, कुछ गलती तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? यही वो मोमेंट है जहाँ एक चीज तुम्हें बचाती है। एक चीज जो तुम्हें प्रूव करती है कि तुम्हारी पूरी अकाउंटिंग का काम सही है या गलत। और उस चीज का नाम है ट्रायल बैलेंस। आज की वीडियो में हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसे हम कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, अलग-अलग अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं या फिर क्रेडिट, और उसका क्या लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन में तो गलत ट्रायल बैलेंस भी दिया हुआ है और आपको रेक्टिफाई करना है। और लास्ट में एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, वो ट्रायल बैलेंस में आता है या नहीं, और अगर आता है तो क्यों और कब, ये सब हम जानेंगे। तो अगर तुम सोचते हो कि ट्रायल बैलेंस तो सिर्फ एक टेबल होती है, तो इस वीडियो के बाद तुम्हारी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि आज हम इसको रूट से समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है जीरो से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर मतलब कि है क्या, ट्रायल बैलेंस कैसे जाता है। तो आपको पता है कि हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जर्नल आता है सबसे पहले। यस, जर्नल आता है। जर्नल के बाद हम जर्नलाइज करके फिर हम लेजर्स बनाते हैं, है ना। हम लेजर्स के अकाउंट बनाते हैं। पहले हम जर्नल में सबसे पहले हम सारी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसे। और फिर वही ट्रांजैक्शन के जितने भी अकाउंट है उसके लेजर्स बनाते हैं, है ना। फिर लेजर्स के बाद बनता है ये ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बाद बनता है। ट्रायल बैलेंस कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता है, ये सब मैं आपके आगे बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, होले होले। और फिर ये जो ट्रायल बैलेंस है उसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट भी तो बनाना है। फाइनल अकाउंट्स क्या है? फाइनल अकाउंट जैसे कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका फाइनल अकाउंट्स है। फाइनल अकाउंट्स आप लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर बेसिकली वो वहाँ पे आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट्स। और मोटे मोटे आपने बैलेंस शीट तो सुना ही होगा, वो फाइनल अकाउंट्स में आता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट भी तो बनाना है। और फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के बिना बन ही नहीं सकता। तो इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते भी है, ये भी एक रीज़न है। और उसके अलावा ये फॉर्मेट होता है कि पहले जर्नल बनता है। जर्नल में हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम वही ट्रांजेक्शन के अलग अलग लेजर्स अकाउंट बनाते हैं। लेजर्स अकाउंट बना के वही अकाउंट के फिर उस अकाउंट को देख के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब आप पूछोगे भैया यहाँ पे क्यों ट्रायल बैलेंस पहले क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस के लिए लेजर अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसको बनाने के लिए हमें ये लेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ये लेजर्स के बाद आता है। तो चलिए आगे चलते हैं, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब, स्टेटमेंट का ये बेसिकली मतलब होता है कि वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। वो बस, आपने सुना है, मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना है वो स्टेटमेंट जहाँ पे बोलते हैं कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड टू डिक्लाइन। तो वो कंसोलिडेशन का काम ट्रायल बैलेंस करता है। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। वो रिकॉर्ड नहीं करता, वो बस अपनी एक जगह पे सारी चीज़ को वापस बताता है। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है ना, वो एक एक जगह पे, मतलब कि मान लो आपने सारी जगह, या ये जर्नल है, ये लेजर है, आपने बहुत सारी जगह पे, ये दूसरा लेजर है, बहुत सारी जगह पे आपने सारी चीज़ रिकॉर्ड की है। फिर एक जगह है ये, वन प्लेस। और ये प्लेस में क्या है? ये प्लेस ट्रायल बैलेंस है, जहाँ पे ये सारी चीज़ जो आपने रिकॉर्ड की है वो मिलेगी आपको। सारी चीज़ जो भी आपने रिकॉर्ड की है वो आपको यहाँ मिलेगी। और ये जो जगह है उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो इसे स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट कुछ भी नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता। वो बस पुरानी ट्रांजैक्शन को ही एक प्रॉपर फॉर्मेट में बताता है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। देखो, लेजर अकाउंट के जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना, उसकी मदद से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए हमें पहले ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। हमारी हमने जो रिकॉर्डिंग की है उसकी हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जर्नल बनाए, आपने लेजर बनाए, फिर आप पूछोगे कि ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? तो ट्रायल बैलेंस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि आपने जो जर्नल और लेजर बनाए हैं वो कितने सही है, कितने हद तक वो सही है और कितने हद तक वो गलत है। आपको तो पता नहीं चलेगा आपने गलती कहाँ की है। कैसे पता चलेगा? आप रिकॉर्ड कर रहे हो,
हो सकती है, इंसान हो आप भी, आपसे गलती हो सकती है। और वो कैसे पता चलेगा गलती कैसे होगी? आपको ट्रायल बैलेंस बताएगा। आपको ट्रायल बैलेंस बताएगा कि आपने गलती कहाँ की नहीं बताएगा, लेकिन ये ज़रूर बताएगा कि आपने गलती की है। और इसलिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब कि आपका बुक्स कितने सही है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, उसका डेबिट और क्रेडिट होता है ट्रायल बैलेंस का। जैसे कि हर ट्रांज़ैक्शन में होता है एक डेबिट और एक क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट, वैसे ही ट्रायल बैलेंस का भी एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर वो मैच नहीं हो रहा मतलब आपने गलती की, और अगर वो मैच हो गया मतलब आपका एक्यूरेसी 100% है। सिंपल, ये लो कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वो बैलेंस दिखाता है और सब है, आप पढ़ सकते हो, मैं थियरी लाया हूँ। अब आप पूछोगे कि भैया ट्रायल बैलेंस तो ठीक है, बट हम बनाते क्यों हैं? क्या है इसका पर्पस? हम मुझे नहीं बनाना, जरूरी है क्या बनाना? तो मैं आपको बताऊंगा क्यों हम बनाते ट्रायल बैलेंस। पर्पस क्या है प्रिपरेशन का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आर कि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं लेजर्स अकाउंट की। ये तो आपको पता है, मैंने बताया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है। चेक करना कि आपने जो लेजर पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग की है, ये तीन चीज होती है ना लेजर्स में, पोस्टिंग टोटलिंग और बैलेंसिंग, ये आपने 100% एक्यूरेसी के साथ की है या नहीं, ये चेक करेगा आपका ट्रायल बैलेंस। ये आपको बताएगा कि नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर आपने कहा तो गलती की है, उसके पहले वाले स्टेप में गलती की है। देखो, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में फॉल्ट है तो या तो लेजर्स में फॉल्ट होगा या फिर जर्नल में फॉल्ट होगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। है ही नहीं ना, उसके पीछे वाले स्टेप में ही फॉल्ट होगा ना, आगे वाले स्टेप में थोड़ी फॉल्ट हो सकता है, फाइनल अकाउंट्स में थोड़ी फॉल्ट हो सकता है। ट्रायल बैलेंस आपने प्रिपेयर किया, आपको लगा कि मैच नहीं हो रहा, मतलब या तो लेजर्स में फॉल्ट है या फिर जर्नल में फॉल्ट है, ये दोनों में से एक चीज में फॉल्ट है। मोस्टली लेजर में फॉल्ट होता है क्योंकि जर्नल अगर आप कर रहे हो तो ब्लंडर ही है। तो ओके, फिर सेकंड है की टू लोकेट एरर्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? क्योंकि हमें एरर लोकेट करना है, हमें पता लगाना है कि हमने कोई गलती की है या नहीं। अगर गलती की है तो वो आपको बता देगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है लोकेट करने में। कैसे? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगर मैच नहीं हो रहा मतलब 100% गलती है। सिंपल। थर्ड है टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मैंने बताया था ना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, फर्स्ट थिंग इज ट्रायल बैलेंस। पहली चीज जो आपको चाहिए वो ट्रायल बैलेंस होती है। तो अब पर्पस खत्म हो गया, अब आगे चलते हैं मेथड्स पे। अब आपको पता चल गया कि ट्रायल बैलेंस है क्या, वो स्टेटमेंट है, आपको पता चल गया हम क्यों बनाते हैं, क्या पर्पस है। अब बनाएंगे कैसे, इसे कैसे बनाएंगे? तो उसके मेथड है, उसके मोटे मोटे तीन मेथड है। उसमें से दो है टोटलिंग वाला, देखो एक तो है ये, एक तो बैलेंस मेथड है, एक तो बैलेंस मेथड है, फिर दूसरा टोटलिंग मेथड होता है, और तीसरा कंपाउंड मेथड होता है। कंपाउंड मेथड में क्या होता है कि कंपाउंड मेथड में दोनों आ जाते हैं, टोटलिंग और बैलेंसिंग दोनों होता है। ये खाली आपको ओवरव्यू देना था क्योंकि टोटलिंग और बैलेंसिंग आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और मुझे वीडियो लंबी बनाने की भी जरूरत है ही नहीं, तो आपको इसको पढ़ना नहीं है। वैसे तीन तरह के होते हैं मेथड, बट बस सिंपल मेथड बैलेंसिंग का ही पढ़ना है। इस मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में आप बैलेंस लेते हो। बैलेंस मतलब भैया देखो, बैलेंस मतलब आप लेजर बनाते हो, ये आपका लेजर है, ठीक है, मान लो। तो लेजर है आपका ये। अब यहाँ पे आपने मान लो कि ये आपका कैश का लेजर है, कैश अकाउंट का लेजर है, ठीक है। तो फिर आपने सबसे पहले तो आपने सेल की, तो आपको सेल के पैसे मिले, ठीक है। कितने की सेल की आपने? 1 लाख की सेल की मान लो, ठीक है। फिर आपने परचेस किया, तो परचेस में आपके कैश गए, कितने कैश गए? मान लो आपके 50,000 कैश गए, तो ये 50,000। फिर आप क्या करते हो लेजर में? फिर आप बैलेंस निकालते हो, जो भी बड़ी साइड है उसका टोटल आप लिखते हो पहले, ये टोटलिंग करते हो आप पहले। क्या आएगा टोटल इसका? 1 लाख आएगा, क्योंकि 1 लाख बड़ी है, तो 1 लाख। और फिर यहाँ पे भी आप 1 लाख लिख लेते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैलेंस का क्या मतलब है। और फिर आप यहाँ पे लिखते हो ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और क्या लिखते हो फिर? अमाउंट लिख देते हो यहाँ पे, 50,000 होगा। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये बैलेंस, यही इसका ही मतलब होता है बैलेंस। यहाँ पे जो है ना बैलेंस, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट इधर डेबिट और क्रेडिट, आप बैलेंस लेते हो। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस में आप ये जो बैलेंस है ना, जो भी लेजर्स का बैलेंस है, ये लेजर का जो बैलेंस दिख रहा है ना आपको, ये जहाँ पे भी आपको ये लेजर्स का बैलेंस दिख रहा है वो हम इंक्लूड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। उस अकाउंट का नाम लिखते हैं और फिर हम ये बैलेंस लिखते हैं। हम बैलेंस से पूरा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बैलेंस नाम आता है, सिंपल है।
आप ये समझ सकते हो कि ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस का नाम आ रहा है। तो इसीलिए हम जो भी लेजर्स बनाते हैं, जो भी लेजर बनाते हैं उसका जो बैलेंस होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम उसका अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो देखो, इन दिस मेथड ओनली द बैलेंसेस ऑफ एन अकाउंट ईदर डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, अकाउंट पे डिपेंड करता है वो, एज द केस में बी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव नेम। देखो, नाम के आगे उसका बैलेंस रिकॉर्ड होता है। ट्रायल बैलेंस इज देन टोटल फॉर बोथ इट्स डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस कॉलम। फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? टोटल होता है। टोटल करते हैं हम, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है दोनों का हम टोटल करते हैं। और इफ द बोथ टोटल्स आर इक्वल, अगर दोनों टोटल जो है वो इक्वल है, देखो अगर इक्वल है, फिर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आपकी है बुक की, मतलब आपके बुक्स 100% एक्यूरेट है। इसका मतलब है कि आपकी बुक 100% एक्यूरेट है। बट अगर मैच नहीं हो रही, फिर कुछ तो गड़बड़ है जाएगा। तो फिर आपको चेक करना पड़ता है कि आपने कहाँ गलती की, जर्नल में है, लेजर्स में है, तो पूरा लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे खैर 11th में इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, बट रियल लाइफ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रियल लाइफ में जब भी ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होता, तब आपको पूरे पहले जर्नल्स चेक करने पड़ते हैं, फिर आपको उसके लेजर्स चेक करने पड़ते हैं, और बहुत टीडियस प्रोसेस है। और इस वाले मेथड का बेनिफिट क्या है कि ये वाले मेथड में जो है ना, वो एलिमिनेट कर लेता है अननेसेसरी लिस्टिंग। ऐसे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम लेते हैं बैलेंस, हम बैलेंस लेते हैं, हर अकाउंट का बैलेंस लेते हैं, हर अकाउंट का हम बैलेंस लेते हैं, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कितने अकाउंट टैली हो मतलब उसका बैलेंस हो ही ना। आपने मान लो कि ये परचेस अकाउंट है, या फिर ये मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, मशीनरी अकाउंट है ये। क्या हुआ मशीनरी अकाउंट में कि आपने पहले तो परचेज किया, कितने का? 1,000 रुपए का, छोटी सी मशीनरी थी, और फिर आपने बेच भी दिया। कितने में बेचा? 1,000 में बेचा। आपने जैसे ही लिया बोला कि नहीं अच्छी तो नहीं है, आपने फिर से बेच दिया, समझ लो, मान लो। तो अब आपका बैलेंस तो है ही नहीं, 1,000 आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1,000 है, बैलेंस तो आपको बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर बैलेंस नहीं बन रहा, मतलब कि अब ये जो मशीनरी अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस है ही नहीं। ट्रायल बैलेंस में लगाएंगे क्या, क्या अमाउंट लिखेंगे? कुछ भी नहीं, जीरो आएगा अमाउंट। तो इसका बनाने की जरूरत है ही नहीं ट्रायल बैलेंस में इसकी अकाउंट। whereas हर लेजर का बनता है, हर लेजर का, हर लेजर, अगर जितने लेजर के अकाउंट है, जितने भी लेजर के अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में आने चाहिए। बट ये बैलेंसिंग मेथड का ये बेनिफिट है कि बैलेंस में अगर कोई भी बैलेंस नहीं है, जैसे कि ये वाला अकाउंट टैली है, इसका बैलेंस है ही नहीं, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो फिर हमारे पास ये प्रिविलेज होता है कि हम इसे ना नोट करें, इसे ना नोट करें, हमारा टाइम बचाए, हमारी स्पेस बचाए, और हमारी थिंकिंग पावर बचाए, सिंपल एज दैट। तो ये बेनिफिट होता है बैलेंस मेथड का, कि ये अननेसेसरी लिस्टिंग एलिमिनेट करता है। अब देखो यहाँ पे जैसे बैलेंस नहीं था, तो हम इसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे ट्रायल बैलेंस में, ऐसे। तो ये एक बेनिफिट होता है उसका, कि वो अननेसेसरी लिस्टिंग एलिमिनेट करता है। ये आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में या कुछ भी आ सकता है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है। तो अगर फॉर्मेट की बात करें, सबसे पहले तो सबसे पहले आता है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ, मतलब कि किसका ट्रायल बैलेंस है? ये मेरा है, आपका है, बीके ट्रेडर का है, किसका ट्रायल बैलेंस है ये? अंबानी साहब का है, या फिर टाटा का है, बिरला का है, किसका है? तो वो हम लगाते हैं ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसका है? नेम, यहाँ पे नेम आता है, कंपनी का नेम, पर्सनल का नहीं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ट्रायल बैलेंस में आके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मत पूछना प्लीज। और एज ऑन मतलब यहाँ पे डेट आएगी, यहाँ पे डेट आती है कि क्या डेट है, डे, फिर मंथ, और फिर ईयर। तो ऐसे पहले हम नाम लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, इसलिए ये एज ऑन आता है। क्योंकि मतलब एज ऑन मतलब कि हम इसे कभी भी बना सकते हैं, जब भी हमारी मर्जी हो हम इसे बना सकते हैं, इसलिए ये डेट आता है कि एज ऑन कब बना रहे हैं। फिर इसमें सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, मतलब कि आप 1 2 नंबर लिखते हो कि कौन सा नंबर है, यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखते हो आप, बहुत सिंपल फॉर्मेट। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर तो हर चीज में आता ही है। पर्टिकुलर्स में आप लेजर अकाउंट का नेम लिखते हो, पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हो आप? लेजर अकाउंट का नेम। यहाँ पे नरेशन और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो आपको पता है ये कितना यूजलेस है ये। फिर आता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कि आपके जो डेबिट अमाउंट है, अगर उसका कोई बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे शो होगा। ये जो बैलेंस है ना, ये क्रेडिट साइड पे शो हुआ, ये डेबिट बैलेंस है। ये उल्टा ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेबिट एक्सेस है ना, डेबिट ज्यादा है, डेबिट 50,000 ज्यादा है, मतलब कि ये डेबिट बैलेंस है, जब जो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बट ये डेबिट बैलेंस कहता है, कहलाता है।
तो ये डेबिट बैलेंस की बात हो गई। और फिर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। फिर यहाँ पे टोटल एंड में होता है, यहाँ पे सारे हम अमाउंट्स लिखते हैं जो भी है, लेजर नेम और फिर अमाउंट, और फिर यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। टोटल में अगर ये टोटल में अगर ये इक्वल आ गया इसके, मतलब कि आपकी ट्रायल बैलेंस मैच है और आपने काम बराबर किया। लेकिन अगर नहीं आया ऐसे, मतलब आपकी कहीं ना कहीं तो गलती है। अब देखते हैं बैलेंस क्या है डिफरेंट अकाउंट के। आप बोलोगे भैया बैलेंस देखने की क्या जरूरत है? तो देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि क्वेश्चन देखो ऐसे आते हैं कि आपको एक लेजर अकाउंट दिया होगा, बैलेंस, लेजर अकाउंट के बैलेंस, और उसमें से आपको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये परचेज दिया हुआ है, परचेज का अमाउंट दिया हुआ है। अब ये डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस, आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो नहीं पता चलेगा ना। ये पता लगाने के लिए पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर उसके लेजर देखने पड़ेंगे, फिर लेजर में आपको देखना पड़ेगा कि इसके डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस। बहुत लंबा प्रोसेस है। एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं आपके पास, अनलेस आपको बोलता है क्वेश्चन में कि आपको जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है, और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। बहुत रेयर केस है ये कि तीन चीज एक साथ बनाने को आएगा एक क्वेश्चन में। लेकिन अगर आएगा तो वो 20 मार्क का आएगा, तो 20 मार्क आप इजिली पक्के कर सकते हो अपने। तो ऐसा आता है ना कि बैलेंस के बारे में पूछता है वो, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपको बैलेंस तो पता नहीं है। तो उसकी ये एक हैक नहीं है, ये एक टेबल है जो कि आप याद रख सकते हो। हैक तो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि अपन दोनों के बीच में रहना चाहिए, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। क्योंकि फिर क्या है कि अगर आप अपने दोस्त को बताओगे तो शायद वो आगे निकल सकता है, शायद। या फिर अगर वो आपका अच्छा दोस्त है तो आप उसे सामने से बता सकते हो, ताकि आपकी दोस्ती और गहरी हो सके। याद रखना। तो इस ये नेचर क्या कह रहा है कि पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट का डेटर, मतलब कि पर्सनल अकाउंट में अगर वो डेटर है तो हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा, शो करेगा, हमेशा उसका डेबिट बैलेंस होगा। कि पर्सनल अकाउंट मतलब रिसीवर और गिवर। तो अगर वो डेटर है उसमें से, मतलब कि वो रिसीवर है, तो वो हमेशा डेबिट होगा। और पर्सनल अकाउंट में अगर क्रेडिट है, मत क्रेडिटर है, मतलब गिवर है, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, उसका बैलेंस का हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अगर रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट मतलब व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। तो अगर एसेट है तो वो हमेशा डेबिट होगा। रियल अकाउंट में अगर एसेट है तो हमेशा डेबिट होगा। एसेट हमेशा उसका डेबिट बैलेंस दिखाएगा, मतलब डेबिट होगा, मतलब कि उसका बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट होगा। और नॉमिनल अकाउंट का अगर एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है, तो ये डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अगर है, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी तरह का एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, अगर इनकम है कोई भी तरह की, तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। हमेशा इनकम, कोई भी तरह की इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। फिर वैल्यूएशन अकाउंट मतलब कि प्रोविजन, रिजर्व, या फिर याद रखना, प्रोविजन, रिजर्व या फिर फंड्स, हमेशा क्रेडिट होंगे। प्रोविजन हो, रिजर्व हो, या फिर कोई भी तरह की फंड हो, कहीं पे भी आपको प्रोविजन शब्द दिख गया, रिजर्व शब्द दिख गया, या फिर फंड्स दिख गया ना, तो उसे आंख बंद करके क्रेडिट बैलेंस मान लेना। ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस टाइम। वाह क्या फोटो लगाया मेरा। एआई आजकल बहुत आगे निकल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट, मतलब ये लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट बैलेंस है, ये सब बैलेंस जो है वो लेजर अकाउंट के है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आर चड्डा। ओह, कौन है आर चड्डा? आर स्टैंड्स फॉर, कमेंट से लिखो। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026। आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, इस लेजर बैलेंस के को देख के आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक लो और उसमें से फॉर्मेट बनाओ पूरा अच्छी तरीके से, जैसे वो फॉर्मेट था सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको। फॉर्मेट बनाओ और फिर कंटिन्यू करो वीडियो को। ठीक है, तो मैं फॉर्मेट बना के लाया हूँ घर से। भैया आप तो घर पे ही हो। तो सबसे पहले है परचेसेस, तो हम सबसे पहले सब अकाउंट के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा। फिर क्या अकाउंट है दूसरा? परचेज, ड्राइंग्स, डेटर, क्रेडिटर, जो भी अकाउंट है पहले सब अकाउंट के नाम लिख दो आप। ड्राइंग्स, सन्ड्री, सन्ड्री डेटर मतलब सारे डेटर को इकट्ठा कर दिया। सन्ड्री शब्द का यही मतलब होता है कि सारी चीज को इकट्ठा कर दिया, बस सिंपल। और कुछ है ही नहीं सन्ड्री शब्द का मतलब। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, वाओ, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर भी है। फिर फिफ्थ क्या है? और देखते हैं, आगे देखते हैं कौन सा अकाउंट है। फिर है प्रेमाइसेस, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स। ओके।
एक काम करूंगा, मैं ये स्किप कर लेता हूँ पूरा, और जैसे मैं सब चीज़ लिख दूंगा फिर मैं प्ले करूंगा। मतलब कि मैं एडिट में कट कर दूंगा इसे, ताकि आपका टाइम बचे और मैं ये सब कंप्लीट कर दूंगा। वैसे भी सेम कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, तो आप भी कॉपी पेस्ट कर देना और फिर आप कंटिन्यू करें, ठीक है? ओके। तो मैंने अभी सारी जो नेम है, लेजर नेम, वो मैंने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस पे लिख दिया है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने भी लिख दिया होगा। लिखा है ना? तो अब क्या करेंगे कि अब ये जो बैलेंस है, अब हमें सेग्रीगेट करना है कि ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या फिर ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। ये हमें फाइंड आउट करना है, और वो फिगर आउट हम कैसे करेंगे? या तो आप ये टेबल से फिगर आउट कर सकते हो, आप टेबल ये याद करके या फिर समझ के। समझना ही, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको समझना है आपको, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। अब ऐसे डेटर है, तो यहाँ पे डी है और आर बी है, तो डेबिट होगा हमेशा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर में तो सी आर है ही, तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, सिंपल। डेटर आपको पता, अगर ये तो आइडेंटिफाई कर ही सकते हो ना कि डेटर है या फिर क्रेडिटर। अगर डेटर है तो डेबिट होगा, और क्रेडिटर है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि सी आर और डी आर। समझ गए? फिर अगर एसेट है, तो एसेट तो हमेशा डेबिट होता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए अब तक, अगर आप लेजर और जर्नल सब पढ़ के आए हो। तो एसेट हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पता होगा। फिर एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस डेबिट होगा, ये आप याद रखना। और इनकम जो है, इनकम क्रेडिट होगी। ये भी एक ट्रिक नहीं है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट ही है। बट एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है कि एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। तो डेबिट हमेशा ऑल एक्सपेंसेस होगा। अगर आपको रूल पता है तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। और फिर बस आपको ये याद रखना है कि प्रोविजन, कभी भी ये प्रोविजन नाम आए या फिर रिजर्व नाम आए या फिर फंड्स, आपको कहीं पे भी ये फंड्स दिखाए दिखे ना, फंड्स नाम, तो आप आंख बंद करके इनको क्रेडिट कर देना। बस यही एक अलग चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तो इस रूल के हिसाब से हम ये फाइंड आउट करेंगे। और इसकी एक और ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है कि आप सोचो, आप जो भी यहाँ पे नाम पढ़ रहे हो, परचेज, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, प्रेमाइस, इनवर्ड, अगर ये आपको वो टेबल में नहीं मिल रही, तो आप ये सोचो कि अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती, तो एक कॉमन जर्नल एंट्री में, कॉमन स्पेशल केसेस नहीं, कॉमन जर्नल एंट्री में वो चीज़ क्या होती? मतलब कि जैसे परचेस है, तो परचेस क्या होगा कॉमन जर्नल एंट्री में? अगर कुछ भी परचेस कर रहा हूँ मैं, तो परचेस हमेशा डेबिट होता है। सिंपल। ये जो बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। सिंपल। ये एक हैक है, तिगड़म बोल सकते हो आप, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। फिर क्या है कि आप कुछ भी हो, कुछ भी अकाउंट दिख रहा है आपको, ड्राइंग, क्रेडिटर, सेल, फर्नीचर, आप सोचो कि अगर एक नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करनी होगी, तो परचेज क्या होगा, डेबिट या फिर क्रेडिट? सिंपल, परचेज डेबिट होगा। डेबिट बाय 1 लाख अमाउंट, सिंपल एज दैट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप ये जो टेबल है उससे भी, उसके थ्रू भी आप समझ सकते हो इसे। उसके थ्रू वैसे तो बहुत वेग होता है, क्योंकि टेबल इतना डिटेल में नहीं है। बट आप अगर ये हैक यूज करोगे ना, तो आपका 90% तो हो ही जाएगा, और बाकी जो 10% है वो आप टेबल के थ्रू कर देना, सिंपल। ओके। तो अब परचेज का क्या होगा? परचेज का डेबिट बैलेंस होगा। तो ये 1,04,000 हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। डेबिट बैलेंस में हम लिखेंगे 1,04,000। ओके। तो फिर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होगा? अब सोचो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है फिर क्रेडिट? अगर एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि वो तो व्हाट गोज आउट है, बिजनेसमैन रिसीवर होता है, तो डेबिट होता है। हाँ, ड्राइंग्स डेबिट होता है ना, तो ये जो बैलेंस है ये भी डेबिट ही होगा हमेशा। तो 7,950, 7,950। अब बोलेगी भैया ऐसा ऑड अमाउंट कौन विड्रॉ करता है? अब है आर चड्डा बहुत बड़े आदमी, अब बड़े आदमी बन भी गए हैं, तो इतना वो कर ही सकते हैं। फिर क्या है, सन्ड्री डेटर, मैंने क्या बताया, डेटर डी आर हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो 18,550 डेबिट बैलेंस। ओके, 18,550। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ये सिंपल होता ही जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, बस यही कुछ गिने चुने अकाउंट्स है जो कि हमेशा आ जाते हैं, और उसका लॉजिक तो आपको पता ही है। सब कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया ना आपको कि क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है। तो बस आप वही लगा देना हमेशा। फिर फोर्थ है सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर में क्या आ रहा है? क्रेडिटर में सी और आर आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट होगा। ये एक हैक है, बट आप समझ गए ना? तो 8,300 रुपीज क्या क्रेडिट बैलेंस होगा? 8,300 रुपीज क्रेडिट बैलेंस ऐसे आता है। डेबिट की सारी चीज डेबिट पे लिखते हैं हम, और क्रेडिट के बैलेंस की सारी चीज क्रेडिट पे लिखते हैं। फिर हम इसका टोटल करते हैं, यहाँ पे एंड में टोटल होता है, और फिर हम मैच करते हैं कि मैच हो रहा है नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए टोटल यहाँ पे होगा, नेक्स्ट पेज में होगा। मेरे पास जगह नहीं थी पीपीटी में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि फिर है प्रेमाइस। प्रेमाइस मतलब
लैंड आपकी मतलब कि आपकी जगह, आप कहाँ पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ की जगह जो कि बिजनेस के नाम पे, उसे हम प्रेमाइस कहते हैं। और प्रेमाइस तो एक एसेट है आपका, क्योंकि लैंड है ना, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग एसेट है, वैसे ही लैंड भी आपकी एसेट है। तो प्रेमाइस आपका 62,000 है और वो आपका एसेट है। तो एसेट हमेशा क्या होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। तो 62,000 आप डेबिट कर दोगे, डेबिट कर दिया। फिर है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड लिखो या फिर आप लिखो सेल्स रिटर्न, सेम ही है। रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न सेम चीज ही है। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, आप सोचो, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री आप जब करते हो, आप जब एक नॉर्मल जर्नल एंट्री करते हो तब सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है या फिर सेल्स रिटर्न क्रेडिट होता है। अब बोलोगे भैया सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है हमारे सामान, तो सामान हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। करेक्ट। अगर ये डेबिट होता है नॉर्मल जर्नल एंट्री में, तो ये जो अमाउंट है ये भी डेबिट अमाउंट ही होगा, सिंपल एज दैट। तो 5,360 रुपीज इज अ डेबिट अमाउंट। ये रिटर्न इनवर्ड भी हो गया। अब सेल्स की बात, सेल्स तो आपको पता ही होगा कितना सिंपल, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो 1,49,000 क्रेडिट होगा, 1,49,000। तो उसके लिए आपको वेजेस पे करना पड़ा। अब ये वेजेस आपका क्या है, बताओ क्या है वेजेस, एक्सपेंसिव वेजेस। तो 5,860 रुपीज, 5,830 रुपीज आपका फैक्ट्री वेजेस है।
और आपका एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट बैलेंस दिखाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड मतलब कि आपका एक्सपेंस है, आपने कहीं से परचेज किया होगा और उसके सामान बुलाने के लिए आपने कैरेज पे किया उस पर, तो 650 रुपीज़ आपका कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है। 650 रुपीज़ कैरेज इनवर्ड, 650 रुपीज़। कैरेज आउटवर्ड मतलब आपने कहीं पे सेल की होगी, कहीं पे सेल की होगी, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आपने पुणे सेल की, तो उसने बोला कि भैया आपको ट्रांसपोर्ट का तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, फिर आपने गाड़ी मंगाई तो आपने उसका कैरेज पे किया, कैरेज आउटवर्ड, तो वो आपका एक्सपेंस है, 260 रुपीज़ आपका एक्सपेंस। तो कैरेज आउटवर्ड क्या है? 260 रुपीज़ आपका एक्सपेंस। अब बात करते हैं सैलरीज की। आप अपने एम्प्लॉयज को, आपके बिजनेस में एम्प्लॉय, आपकी बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, आपके बिजनेस में मतलब आर चड्डा का, आर चड्डे के बिजनेस में एम्प्लॉयज है बहुत सारे। उसने क्या किया कि उसने उनको सैलरी दी, सैलरी दी, तो सैलरी क्या है उसकी? सैलरी उसका एक्सपेंस है, 3900 रुपीज़ एक्सपेंस। ठीक है, 3900 रुपीज़ एक्सपेंस है उसका। फिर बात करते हैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड मतलब कि आपको रेंट मिला, मिला मतलब ये तो आपका इनकम हुई, आपकी इनकम है ना, रेंट आपको मिला, तो ये 2990 रुपीज़ आपका क्रेडिट बैलेंस है। रेंट रिसीव्ड में 2990 रुपीज़ आपका क्रेडिट बैलेंस है, सिंपल। फिर फिर है यहाँ पे स्टॉक 1 अप्रैल 2025, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 का स्टॉक है, तो 1 अप्रैल 2025 का क्या है? ओपनिंग है ना वो तो ये स्टॉक ओपनिंग है, क्योंकि वो तो साल की शुरुआत है, ओपनिंग है साल की, तो ये जो स्टॉक है इसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लियर? तो आप स्टॉक ऐसे डेट मत लिखना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो आप इसे ओपनिंग स्टॉक मानना। ये अगर यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं और 31 मार्च लिखा होता ना 2026, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होता। समझ गए आप? तो ये गलती मत करना। अब स्टॉक जो है एसेट होता है, आपका एसेट होता है स्टॉक, इसलिए 25,000 डेबिट बैलेंस होगा। ओके क्लियर, कोई इशू नहीं है। कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो बिंदास, मैं आपका आंसर कर दूंगा। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2360 रुपीज़ का इंश्योरेंस किया आपने। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस होता है मतलब कि आपकी गुड्स को सिक्योर करता है, आप पे करते हो। इंश्योरेंस तो आपका एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंस है ना वो, आप उसे पे करते हो तो आपका एक्सपेंस है, तो इसलिए इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस दिखाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और इनकम हमेशा क्रेडिट बैलेंस। तो आप ये टेबल का रेफरेंस ले सकते हो जो कि एनसीईआरटी में है, या फिर आप वो मेरे हैक जो है जर्नल एंट्री वाला, वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इंश्योरेंस भी कितना है? इंश्योरेंस का अमाउंट है 2360 रुपीज़। इंश्योरेंस का अमाउंट है 2360 रुपीज़। अब क्या करेंगे? अब हम ये जो डेबिट का बैलेंस है जो भी है स्टार्टिंग से, ये स्टार्टिंग से पूरा डेबिट का बैलेंस हम ऐड करेंगे, फिर हम क्रेडिट का बैलेंस ऐड करेंगे और फिर यहाँ पे टोटल फाइंड आउट करेंगे कि टोटल क्या है। तो आप भी पहले पूरा डेबिट बैलेंस ऐड करो, ये देखो ये डेबिट है, पहले पॉज करो, ऐड करो, और फिर ये वाला बैलेंस है, पॉज करो, ऐड करो, और बताओ कि क्या आ रहा है फाइनल आंसर। मैं भी ऐड करके चेक करता हूँ। ओके, तो मुझे अभी पता चला है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि क्वेश्चन में डेबिट जो है वो ज़्यादा बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं बनाया था। क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट की थी, जो भी नई नई चीज़ थी उससे मैंने ऐड किया, इसलिए बैलेंस जो है वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है डेबिट का। तो आप टेंशन मत करना, आपके अगर क्वेश्चन में आता है तो वो पूरा क्रेडिट का और डेबिट का बैलेंस इक्वली मैच होगा। बट आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट की, क्या चीज़ डेबिट होती है, क्या चीज़ क्रेडिट होती है, और फिर आपको ये सारी चीज़ लिख के यहाँ पे टोटलिंग करनी होती है। तो ये टोटल आपको मैच नहीं होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, आप फ्रीक आउट मत करना। हम आगे के क्वेश्चन में चेक करेंगे और फिर हम मैच करेंगे, तो आप समझ गए ना कि कैसे बनता है। बस आपको सारे लेजर्स के नाम लिखने पड़ते हैं, उसके साइमल्टेनियस आपको बैलेंस लिखना पड़ता है कि वो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस, सिंपल एज दैट। और फिर आपका टोटलिंग करके पता चल लग जाएगा कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कितनी। यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ, मतलब कि हमारी एक्यूरेसी 100% नहीं थी, हमने कहीं ना कहीं तो गलती की, हमने मतलब मैंने। ओके ओके, मानता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रायल एक, क्या ट्रायल बैलेंस ही दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एज ऑन 31 मार्च वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ डीके ट्रेडर। ओके, तो डीके ट्रेडर के बुक से हमें ट्रायल बैलेंस मिला, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये हमें ट्रायल बैलेंस मिला। आप बोल रहे हो कि भैया ट्रायल बैलेंस तो दे दिया, अब अब क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में ट्रायल बैलेंस ही दे दिया, वाह, ये तो लीक जैसी बात हो गई।
नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको। ओके, अब क्या लिखा हुआ है पूरा ट्रायल बैलेंस, नीचे देखो। इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड अग्री, अग्री मतलब ये मैच हो रहे हैं ना, टोटल ये अग्री हो रहे हैं, फिर भी द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स मिस्टेक्स, इसमें गलतियां है, ये ट्रायल बैलेंस में गलतियां है। आपको अब ये गलतियां फाइंड आउट करनी है और फिर आपको ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करना है। तो ये जो रीड्राफ्ट का है ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब आप भी तो प्रैक्टिस करो ना घर पे, आपको समझ आ गया कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट के आपको फॉर्मेट बनाना है, उसमें सारे लेजर्स के नाम लिखने हैं, बस उसके साइमल्टेनियस लिखना है आपको, डेबिट बैलेंस क्या क्रेडिट बैलेंस क्या, और फिर टोटलिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट बैलेंस क्या है क्रेडिट बैलेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, बाकी टोटलिंग का काम आप करना, ठीक है। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या बता रहा है, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस बता रहा है। बिल्डिंग होती है आपकी एसेट, बिल्डिंग आपकी एसेट होती है, तो बिल्डिंग आपकी एसेट होती है तो डेबिट बैलेंस ठीक है, बराबर है, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है, ये सही है। तो ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं। मशीनरी, मशीनरी भी आपका एक एसेट होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये तो टेबल में भी बताया था, तो ये भी सही है, इसका भी डेबिट बैलेंस ही है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मतलब कि आपको पैसे मिले, आपको पैसे अगर मिले तो ये तो आपकी इनकम है, तो ये डेबिट बैलेंस कैसे हो गया, इनकम है ना, तो ये गलत है, ये गलत है और ये यहाँ पे आना चाहिए, 2600 यहाँ पे आना चाहिए, ये गलत है। सो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब कि आपके पैसे डूब गए, मतलब ये आपका एक्सपेंस है, आपका एक एक्सपेंस है तो ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है, डेबिट बैलेंस ये है। कैश, कैश आपका एसेट होता है, एसेट डेबिट बैलेंस, हाँ ये भी सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला, आपने रिसीव की मतलब कि आपने पैसे कम पे किया और आपको डिस्काउंट मिला, ये तो आपका इनकम है, साफ साफ दिख रहा है आपका इनकम है, इनकम है इसीलिए ये डेबिट में नहीं आएगा, ये आएगा क्रेडिट साइड पे, तो ये 3000 आपके क्रेडिट साइड पे होना चाहिए, ये गलती थी। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आप मानो कि आपकी लाइबिलिटी होती है, अब सिंपल अभी ऐसे ही मानो कि आपकी लाइबिलिटी होती है। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, मैं आपको समझाता हूँ। कितनी बार है ना आपको बैंक एक फैसिलिटी देता है, फैसिलिटी क्या देता है कि आपके अकाउंट में मान लो 50,000 है, आपके अकाउंट में 50,000 ही है, लेकिन वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप 70,000 निकाल सकते हो, 70,000 रुपीज आप विड्रॉ कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी देता है। ऐसी फैसिलिटी आपको मिलती है क्या कहीं भी, आपके पास 50,000 कैश है और आप बोल रहे हो कि 70,000 का खर्चा कर सकता हूँ, कैसे, नहीं कर सकते ना कैश के टाइम पे। लेकिन जब आपके पास बैंक अकाउंट होता है तो आपको फैसिलिटी देता है कि आप 20,000 का लोन ले लो, लोन होता है वो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन की तरह मानो आप, क्योंकि बैंक हमें लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये लोन है हमारा, इसीलिए लोन हमेशा क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी है ना लोन आपकी, तो लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं, ऑपोजिट नेचर उनका, तो ये भी गलत है, ये हमेशा क्रेडिट होगा इसलिए। अब बात करते हैं बिल्स पेएबल की। बिल्स पेएबल क्या होता है? बिल्स पेएबल मतलब कि आपको वो बिल्स पे करने, बिल क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, किसी भी चीज़ का बिल होता है, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसका बिल बनता है। तो वो बिल आपने पे नहीं किया, वो पेएबल है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग बिल है। तो बिल आपको पे करना है, तो ये तो आपकी लायबिलिटी, आपको पे करना है। जर्नल तो पढ़ा ही है ना आपने, ये तो लायबिलिटी, आपको पे करना है आपको, तो आपने पे नहीं किया अभी तक, तो ये लायबिलिटी है। इसलिए लायबिलिटीज़ क्या होती है? बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा लायबिलिटी होती है क्रेडिट। तो ये डेबिट गलत लिखा है यहाँ पे, डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा। 50,000 क्रेडिट। फिर परचेज की बात करते हैं। परचेज, परचेज आपको पता ही है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, जर्नल में भी डेबिट होता है, तो यहाँ पे भी इसका डेबिट बैलेंस ही होगा, तो ये तो सही बैलेंस है। कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, जर्नल में जब लगाते हैं तब हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं, तो कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट है, सही है ये भी। फिर फिक्सचर्स, फिक्सचर्स क्या होता है? फिक्सचर्स को बेसिकली आप एसेट मानो, वो बेसिकली जैसे स्टॉक होती है ना, शेयर्स होती है, वैसे ही फिक्सचर्स भी होते हैं। तो फिक्सचर्स को आप एसेट मानो, अगर एसेट है फिक्सचर्स तो ये क्रेडिट तो गलत लिखा है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, एसेट तो हमेशा डेबिट होता है, तो ये 5600 डेबिट होगा, सिंपल। फिर आगे क्या है? सेल्स, सेल्स क्या होता है? सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, हाँ सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो 1,04,000 सही क्रेडिट है। फिर डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब कि आपने आपने कम पैसे लिए, आपने बोला चल ठीक है डिस्काउंट देता हूँ, ये तो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ये क्रेडिट कैसे आ रहा है? डेबिट आएगा, ये तो एक्सपेंस है ना, डेबिट बैलेंस होगा इसका। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो यहाँ पे सी आर दिख ही रहा है आपको, तो ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये भी सही है। अब इसका टोटल यही आएगा, यही सेम टोटल ही आएगा आपको। तो आप अब क्या करना है कि आपको अब मैंने बताया कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट, आप सेम ऐसा फॉर्मेट बनाना पहले, ऐसा फॉर्मेट, और ऐसा फॉर्मेट बना के आप उस पर अपना नेम लिखना पहले,
पहले तो आप लिखना लेजर नेम, लिखना नेम ऑफ द लेजर्स, फिर आप उसका डेबिट बैलेंस लिखना जो भी डेबिट का है, और जो भी क्रेडिट का बैलेंस है उसका सही क्रेडिट का लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि डेबिट और क्रेडिट साइड अग्री कर रहे, मैच है, बट इसमें मिस्टेक्स है ना, मिस्टेक। ये यहाँ पे बोल रहा था कि डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट है, बट क्रेडिट बैलेंस सॉरी, डिस्काउंट अलाउ का तो डेबिट बैलेंस होता है, ये मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक क्या थी, दूसरी मिस्टेक फिक्चर्स में बोला कि उन्होंने क्रेडिट है फिक्चर्स, नहीं, फिक्चर्स तो एसेट होते हैं, तो ये एसेट में आएगा, डेबिट बैलेंस होगा इसका। फिर बोला कि बिल्स पेएबल एसेट डेबिट बैलेंस होता है, नहीं, बिल्स पेएबल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। ऐसे कर करके कितने, एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक, तो 5-6 मिस्टेक थे इसमें। मिस्टेक हमने रिकॉर्ड कर दिया, मिस्टेक हमने सही भी कर दिया, हमने रेक्टिफाई कर दिया एरर्स को। अब क्या करना है आपको, अब आपको एक प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनाना है इसका। तो वो मैं आपको ट्रस्ट करके होमवर्क दे सकता हूँ ना, आप करना। क्योंकि देखो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और इसके ऊपर रिवीजन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो भी लाऊंगा। अगर आपको चाहिए कि मैं जल्दी से जल्दी लाऊं तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो फिर अब आप कर देना इसे, इसका एक ट्रायल बैलेंस आप बना देना। ट्रायल बैलेंस इसका मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रायल बैलेंस होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिविजिट करा था इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या थी इसकी ट्रायल बैलेंस की, मैं आपको रिविजिट कराता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि इट्स ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो है, हाँ हम कुछ नया रिकॉर्ड तो कर ही नहीं रहे, तो पुराने लेजर्स अकाउंट है वही से हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, ये देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं है क्या, ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भी है, लेजर अकाउंट की तो है ये बैलेंसेस, ये जो भी बैलेंस है ये सब लेजर अकाउंट के ही है। तो हाँ सही है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है यहाँ पे। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जैसे क्वेश्चन 1 का कैसे मैच नहीं हो रहा था डेबिट और क्रेडिट, क्यों मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं थी, 100% एक्यूरेट नहीं था वो, इसलिए वो मैच नहीं हो रहा था। तो हाँ ये भी सही है कि वो टेस्ट करता है कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। सिंपल डेफिनेशन आपने प्रैक्टिस के थ्रू समझ ली। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस, ऑब्वियस एरर्स कंटेन करते हैं इसमें, प्रिपेयर अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 मार्च। तो अगेन मैं आपको ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि इजी है ना, कुछ है ही नहीं, सिंपल काम है, आपको लेजर के अकाउंट लिखना है और उसका साइमल्टेनियस डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, जो भी बैलेंस है वो आपको लिखना है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज का डेबिट बैलेंस है, कौन सी चीज का क्रेडिट बैलेंस है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा फर्ज है और मैं फर्ज अदा करता हूँ। तो परचेज क्या है, परचेज, परचेज हमेशा डेबिट होता है, अब तो पता चल गया होगा आपको कि परचेज का डेबिट बैलेंस है, हाँ सही है, ये परचेज का डेबिट बैलेंस सही है। रिजर्व फंड, मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, कोई भी चीज प्रोविजन नामक, रिजर्व नामक या फिर फंड्स, ऐसे कोई भी नाम आपको दिख जाए क्वेश्चन में तो बिना हेजिटेशन क्रेडिट कर लो। तो आपको यहाँ पे दिखा ना, क्या दिखा आपको, ये रहा, आपको ये दिखा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड मतलब रिजर्व दिख गया, रिजर्व भी दिख गया, फंड भी, दोनों वर्ड आ गए, दोनों वर्ड आ गए यहाँ पे, मतलब ये डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। फिर सेल, सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, हाँ सेल्स सही है, क्रेडिट ही होगा। फिर प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर, भैया अब ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट डेटर क्या होता है, प्रोविजन वर्ड दिखा, हाँ भैया दिखा, दिखा तो सिंपल, ये डेबिट हो ही नहीं सकता, ये क्रेडिट होगा, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। मैंने क्या बताया, रिजर्व, प्रोविजन और फंड, ये तीन वर्ड अगर आपको दिखे तो बिना आंख बंद करके क्रेडिट बैलेंस को शो कर लो, क्योंकि इसके अलावा कोई बैलेंस हो ही नहीं सकता इनका। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है तो ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस लूंगा, ये गलत है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस दिखेगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक तो आपका एसेट है, आपका सामान है तो एसेट है, इसलिए ये डेबिट होगा, हाँ सही है। क्लोजिंग स्टॉक, भैया अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में हम लास्ट में आते हैं, ठीक है, मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो आपको पता है डेबिट हो गई, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट होते ही है, तो ये गलत है, 20,000 एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने पे नहीं किए, वो एक्सपेंस आपको पे करना है, ये तो आपकी लाइबिलिटी हुई, और लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये डेबिट गलत दिया है, ये हमेशा क्रेडिट होगी। आउटस्टैंडिंग है ना, मतलब कि लाइबिलिटी आपकी, आपने पे नहीं किया, आप कब पे करोगे पता नहीं,
ये आपकी लाइबिलिटी, तो आप बाद में पे करोगे, इसलिए ये एक लाइबिलिटी आपकी। फिर आता है इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी मतलब कि आपने पे किया, आपका एसेट है ये। हमेशा याद रखना, जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी के केस में अगर आपको कहीं भी इनपुट दिखे, इनपुट जीएसटी, तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। क्यों डेबिट बैलेंस शो करेगा? क्योंकि हम इसे एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, हम इसे एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको जर्नल चैप्टर में बताया भी है, तो अगर आपको जानना है इसका कॉन्सेप्ट तो आप मेरा जर्नल वाला वीडियो देख सकते हो। और कभी भी अगर आपको आउटपुट जीएसटी दिखे, कहीं पे भी आउटपुट आईजीएसटी हो सकता है, वो सीजीएसटी हो सकता है, वो एसजीएसटी हो सकता है, तो आपको आंख बंद करके उसे क्रेडिट बैलेंस शो करना है। क्यों क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, इसका भी लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है जर्नल के चैप्टर में, बट फिर भी इन शॉर्ट में आपको बता सकता हूँ कि ये जो है वो आपकी एक लाइबिलिटी है। हम इसे लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और आपको पता है कि लाइबिलिटी तो हमेशा क्रेडिट नेचर ही शो करता है। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट ये था। आप जीएसटी के बारे में ऐसा ट्रीट कर सकते हो जीएसटी को। अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनपुट जीएसटी, इनपुट आ गया तो ये आपका एसेट बना, एसेट बना, ये जो बैलेंस है ये सही है। फिर एसेट्स, एसेट तो एसेट ही है, एसेट का डेबिट बैलेंस भी होगा, तो ये भी सही है। अब क्या है डेटर्स, डेटर्स तो डी और आर आपको दिख ही रहा है, ये तो एस हो गया, डी और आर आपको दिख रहा है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? कैसे भाई, कैसे? अब आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट है मतलब कि लाइबिलिटी है ये आपकी, क्योंकि आउटपुट मैंने क्या बताया था कि आउटपुट हमेशा, हर आउटपुट आपकी लाइबिलिटी है। सोचने की क्षमता रखो, तब जितना आप सोचोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे अकाउंट्स में, क्योंकि क्या है कि ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अब जितना एफर्ट लगाओगे सोचने में कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उतना ही आप डीप इन डेप्थ जा पाओगे, और इन डेप्थ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस सही है। हाँ, कैपिटल, कैपिटल का डेबिट बैलेंस कैसे हो सकता है यार, क्या कर क्या रहे हो यार? और फिर ये 94,000 होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 10,000। अब आप पूछोगे भैया सस्पेंस अकाउंट क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ, सस्पेंस अकाउंट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि मान लो कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, आपका ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो कैश है, बैंक है, क्रेडिटर है, ठीक है, कैश आपका 10,000 है, बैंक आपका 5,000 है, और क्रेडिटर आपके 10,000 है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फिर आप टोटल करते हो, यहाँ पे टोटल का कॉलम है, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आपका 5,000 का बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है ये 15,000 आ रहा है, वेरएज ये 10,000 ही आ रहा है। मतलब कि जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड छोटी है, आपको क्लियरली पता है। तो आपको पता है कि आपने एरर किया है, बट क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो एम्प्टी? आप ऐसे इसे अनफिल करके छोड़ सकते हो? नहीं, आपको कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना ट्रायल बैलेंस। और कंप्लीट कैसे करोगे? ऐसे ही अमाउंट उल्टा सीधा लिख दोगे अमाउंट, फिर तो आप डुअल एस्पेक्ट को आप हार्म करोगे, आप उसे वायलेट करोगे, वायलेट नहीं कर सकते आप, इसलिए आप यूज करते हो सस्पेंस अकाउंट। जब भी आपको पता हो कि आपने कोई गलती की है और आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तब आप सस्पेंस अकाउंट यूज करते हो। सस्पेंस अकाउंट को आप मानो कि ये जुगाड़ अकाउंट है, जुगाड़ अकाउंट है, जब भी कहीं पे भी बैलेंस मैच नहीं होता तब हम सस्पेंस लिख देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे 5,000 अमाउंट लिख देंगे सस्पेंस का। यही मान लो, यही अगर उल्टा होता, उल्टा होता और डेबिट साइड अगर ज्यादा होता, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा होता, डेबिट साइड कम होता, तो तब भी हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट का कोई फिक्स बैलेंस नहीं है, जहां पे भी आपको नीड है वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट लगा लो, वो जुगाड़ अकाउंट है। जहां पे भी आपकी नीड है आप वहां सस्पेंस अकाउंट लगा लो, और सिंपल आप उसका अमाउंट लिख दो, और आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। देखो अब ये भी 15,000 और अब ये भी 15,000, तो अब ये मैच है, ये प्रॉपर मैच है, मैच हो रहा है ना अब, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट है। तो आपको पता तो है आपने एरर किया है, बट एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस तो आपने पूरा फिल किया। अब आप उस एरर को करेक्ट करो और फिर सस्पेंस अकाउंट खत्म करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे
सारे एरर को करेक्ट किए, ये एरर थे यहाँ पे, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाया हमने, ऑब्वियस एरर थे यहाँ पे, तो हमने सारे एरर्स को करेक्ट किया। देखो जैसे कि डेटर यहाँ पे क्या क्रेडिट दिया होता तो हमने उसे डेबिट किया, आउटपुट को उसने क्रेडिट किया था वो बराबर ही था, फिर कैपिटल को उसने डेबिट कर दिया था, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमने सारी चीज करेक्ट की। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तब ये सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखेगा, सस्पेंस अकाउंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। ये 2,72,000 नहीं आएगा, आपको कुछ 2,42,000 ऐसा कुछ आएगा बैलेंस, 47,000 मैं बता रहा हूँ रफली। तो आप जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो बैलेंस है वो जो सस्पेंस अकाउंट है वो नहीं आएगा। तब समझ के सस्पेंस अकाउंट आप क्यों यूज करते हो? अब बस एक जुगाड़ की तरह यूज करते हो, उसका कोई लेजर नहीं बनता, समझ गए? अब मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक हम लास्ट में लेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक आप बोलोगे भैया क्लोजिंग स्टॉक का क्या बैलेंस होता है? तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड होता, क्लोजिंग स्टॉक पूरे ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। क्यों नहीं रिकॉर्ड होता ट्रायल बैलेंस में? अच्छा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो पॉइंट टू रिमेंबर इसमें क्या है कि कहीं पे भी आपको रिजर्व या फिर प्रोविजन या फिर फंड्स, कहीं पे भी आपको ये नाम दिखे, आंख बंद करके क्रेडिट बैलेंस आएगा इन सब चीज का, कहीं पे भी। सेकंड चीज क्या है जो आपको याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट कम इन ट्रायल बैलेंस। अब इतने लोग होंगे जो पूछेंगे क्यों भैया क्यों नहीं आता ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक? कोई बात नहीं, मैं आया हूँ सब चीज समझाऊंगा। वैसे ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना मेरा फर्ज है, तो मैं अपना फर्ज निभाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड at the time of preparation of trial balance presents the part of bought out stock। ये क्या लिखा है आपको समझ तो आएगा नहीं, तो थ्योरी में लिख के लाया हूं, आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको समझाता हूँ, देशी भाषा में आपको समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, ये वर्ड आपने सुना है कहीं पे? हाँ भैया ये सुना है, आप अभी आपने बताया तो अब सुना ही होगा, हम बहरे तो नहीं है। ठीक है भाई ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, आपने कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री पास की है? आपने जर्नल चैप्टर पढ़ा ही होगा, तभी आप ये ट्रायल बैलेंस के चैप्टर पे आ पाए हो। जर्नल में कहीं पे भी आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की? नहीं भैया क्लोजिंग स्टॉक की तो एंट्री पास नहीं की थी, तो जर्नल में आप इसकी एंट्री पास नहीं हुई। अब अगर जर्नल में इसकी एंट्री पास नहीं हुई तो क्या इसका लेजर बना होगा? यस या नो बताओ, इसका लेजर बना होगा या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं बना होगा। कैसे बना होगा बताओ? अगर हमने इसको जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी, तो हम इसका लेजर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे आप ही बताओ ना, नहीं बना सकते इसका लेजर, क्योंकि हमने इसे जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं किया। तो लेजर में क्या ही रिकॉर्ड करेंगे? लेजर में क्या चीज हम रिकॉर्ड करेंगे जब जर्नल ही नहीं है इसकी? ठीक है, अब अगर लेजर में नहीं है तो क्या ये चीज ट्रायल बैलेंस में आ सकती है, हाँ या ना? नहीं आ सकती। जब जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो लेजर में कैसे आएगा? और जब लेजर में ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सारे सारे बैलेंसेस लेजर के ही होते हैं ना, सारे बैलेंस जो थे वो सारे लेजर के ही बैलेंस थे क्वेश्चन में। अब जब सारे लेजर के बैलेंस होते हैं तो कैसे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आएगा? क्योंकि उसकी लेजर ही नहीं बना, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर ही नहीं बना, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अब ठीक है, नहीं आएगा, आप समझ गए, क्योंकि उसकी जर्नल पास नहीं हुई और कहीं पे भी नहीं आएगा। ये वही थ्योरी लिखी है पूरी, आप पढ़ सकते हो उसे, पूरी थ्योरी है। अब आप पूछ रहे होंगे अब कितने बच्चे होंगे, तो क्या भैया बिल्कुल नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में? नहीं, आ सकता है वो ट्रायल बैलेंस में, कभी कभी आ सकता है, उससे भी हम थोड़ा सा उसे हम लीनियंसी दिखाते हैं कि चल यार भाई कभी कभी आ जाता है। तो कब आ सकता है वो, कौन सी केस में आ सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इस केस में तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इस केस में तो ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। तो आप अब इसका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो, आप पहले इसका पूरा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक के जो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा उस पर जंप करो। तो आप समझ गए, पहले आपको क्या करना, आप पूरे पहले या फिर लेजर्स के जो है वो नाम लिखना,
फिर उनके बैलेंसेस जो है करस्पॉन्डिंग, वो करस्पॉन्डिंग बैलेंसेस लिखना आप, ठीक है। तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा और उसका अमाउंट आपको पता है, सस्पेंस नहीं आएगा उसमें, सिंपल। तो अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा इसकी बात करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा ट्रायल बैलेंस में थ्री सिचुएशंस है जब क्लोजिंग स्टॉक इज एंटर्ड इनसाइड अ ट्रायल बैलेंस। और वो कौन सी तीन सिचुएशन है? सबसे पहले तो व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, या फिर ट्रेडिंग बैलेंस इज शोन। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस आप स्किप कर सकते हो, बट अगर दिया हुआ है, मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस है ना, ट्रायल बैलेंस या फिर हाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ और वो बोल रहे हैं कि आप उसे करेक्ट करो, और उसमें अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कुछ भी बैलेंस दिया हुआ है, या फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ भी दिया हुआ है, या फिर आपको ग्रॉस लॉस का कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, अगर ये अमाउंट दिया हुआ है और आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड करना है आपके ट्रायल बैलेंस में, इंक्लूड करना है, तब आप उससे कैंसिल नहीं करोगे। या फिर जब एडजस्टेड परचेसेज आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, जब आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको एडजस्टेड परचेज का कोई भी अमाउंट दिया हुआ है, तो तभी भी आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको रिकॉर्ड करना है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है। और या फिर जब आपको सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था मैंने, वो आपको अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है, सिंपल। तभी आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना है। समझ गए आप? और डिटेल में समझाता हूँ मैं, जबकि और डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में, बिल्कुल नहीं है ये तो, पर अगर आपको जानना है तो आप आगे के वीडियो देख सकते हो, या फिर आपका कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक, आप यहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये वाले से स्टार्ट करते हैं, सेकंड वाले पॉइंट से हम पूरे सब पॉइंट्स को समझेंगे, एडजस्टेड परचेज के। तो व्हेन एडजस्टेड परचेज आर शोन इन ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो एडजस्टेड परचेज है उसका फॉर्मूला क्या है। एडजस्टेड परचेज का कोई फॉर्मूला तो होगा, तो हाँ एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। नेट परचेसेस क्या है? नेट परचेस का मतलब है परचेस में से आपने माइनस कर दिया परचेस रिटर्न, उसे नेट परचेस कहते हैं। ये एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला है। अब आप देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। मतलब कि एडजस्टेड परचेज अगर आपको दिया हुआ है, देखो क्या होगा आपको, कि आपका ये ट्रायल बैलेंस है एक, अच्छा आपका ये एक ट्रायल बैलेंस है, यहाँ पे आपको बैलेंस दिया होगा, यहाँ पे अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिख रहा है, एडजस्टेड परचेज और बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 है मान लो, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करोगे। क्यों इंक्लूड करोगे? कि यहाँ पे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मान लो आपके पास 5 चॉकलेट है, ठीक है, 5 चॉकलेट है, और फिर क्या है कि आपके पास 2 चॉकलेट और अलग से थी, आपने 5 चॉकलेट खरीदी, गुड्स के नाम पे परचेज किया, और फिर 2 चॉकलेट अलग से पड़ी थी। फिर आपने जब एडजस्टेड परचेज फाइंड किया कि आपने कितना परचेज है, मान लो एडजस्टेड परचेज एक फॉर्मूला है बस, सिंपल। आपने जब वो फाइंड किया, एडजस्टेड परचेज करके एक टर्म है वो फाइंड किया, तब आपने वो 2 टॉफी भी माइनस कर ली, जबकि आपके पास तो 5 थी, आपने वो 2 खाली फालतू की माइनस कर ली, जबकि वो ट्रायल बैलेंस में आनी ही नहीं थी, फिर भी आपने वो माइनस कर दी। अगर आपने माइनस कर दी तो वो 5 से 3 हो गया, 5 होना चाहिए ना, लेकिन वो 3 हो गया। अब वो 3 हो गया तो उसे फिर से 5 तो करना पड़ेगा, वरना गलत दिखाएगा आपको बैलेंस। इसलिए हम फिर क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपने फालतू का वो 2 माइनस कर दिए, फालतू का अपना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे माइनस कर दिया ना क्लोजिंग स्टॉक को, फालतू का माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि एडजस्टेड परचेज फाइंड करना था आपको, और अगर यहाँ पे एडजस्टेड परचेज है तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है, ऑलरेडी वो माइनस्ड है, तो इसीलिए हम फिर ऐड कर लेते हैं, मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक को फिर इंक्लूड करते हैं। समझे आप? ऐसे होता है।
ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्यों क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करते, किस केस में और किस केस में हम उसे इंक्लूड नहीं करते। बट अब आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक या फिर परचेज, नेट परचेज, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक या फिर नेट परचेज परचेज या फिर परचेज रिटर्न कुछ भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, तो वो आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, इस चीज को आप नहीं रिकॉर्ड करोगे, आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है एडजस्टेड परचेज में। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसके ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, नेट परचेज भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो फिर आप सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करोगे, ना ही आप ओपनिंग स्टॉक को अलग से रिकॉर्ड करोगे, ना ही आप परचेज या फिर परचेज रिटर्न को अलग से रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है ना नेट एडजस्टेड परचेज में, इसीलिए। समझ गए ये वाला? तो चलो अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ, ये वाला सीओजीएस वाला मैं समझाता हूँ आपको। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला बेस्ड दिया है। सीओजीएस का फॉर्मूला लिखते हैं। सीओजीएस का क्या फॉर्मूला है? सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप समझ गए ना। फिर क्या होता है, फिर होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ ही गए आप तो अब तक तो समझ ही गए होंगे, यारी समझ गई कि क्यों क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में। कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस आपका मान लो, यहाँ पे आपको अगर सीओजीएस दिया हुआ है, कुछ भी अमाउंट दिया हुआ है, मान लो 50,000 है, और फिर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 5,000, तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीओजीएल दिया हुआ है, सीओजीएल दिया हुआ है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा। क्यों भैया सीओजीएल दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा? यहाँ पे तो देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बेफालतू का आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अब ऐड तो करना ही पड़ेगा आपको, बैलेंस तो करना ही पड़ेगा आपको। 5 चॉकलेट थी आपके पास, खाली फालतू का 2 माइनस कर दिया, अब 2 ऐड करने ही पड़ेंगे। अब वापस थोड़ी ऐड कर सकते हो आप डायरेक्ट, तो फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक के रूप में ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक या फिर नेट परचेसेज, मतलब परचेस माइनस परचेज या फिर परचेस रिटर्न कुछ भी दिया हुआ है, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है, तो वो सब नहीं आएगा। जो भी चीज ऐड हो रहा है वो नहीं आएगा, जो भी चीज ऐड हो रहा है वो नहीं आएगा। बचा हुआ क्या आएगा कि बचा हुआ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आएगा। सीओजीएस तो आएगा ही ऑफकोर्स, सीओजीएस तो आप रिकॉर्ड करोगे। अगर सीओजीएस नहीं रिकॉर्ड कर रहे, फिर ये सारी चीज रिकॉर्ड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं रिकॉर्ड। अगर सीओजीएस दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बट ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, नेट परचेस नहीं आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर सीओजीएस दिया हुआ है, समझ गए? ये था सीओजीएस का वाला कॉन्सेप्ट कि कब क्लोजिंग स्टॉक आएगा इन केस ऑफ सीओजीएस। अब हम चलते हैं इन केस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? फिर से फॉर्मूला बेल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, ये है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे सीओजीएस आ गया, और सीओजीएस में तो सब्ट्रैक्ट होता है ना। क्या सब्ट्रैक्ट होता है? क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होता है उसके फॉर्मूला में, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए इस केस में भी, ग्रॉस प्रॉफिट के केस में, ग्रॉस लॉस के केस में, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आता है। समझ गए आप? समझ गए? पहले, सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस अगर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में और बताया कि रेक्टिफाई करो, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा। उसके अलावा अगर ये 3 चीज नहीं दी हुई तो आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं इंक्लूड करेंगे, आप ओपनिंग स्टॉक को लोगे। और अगर आपको देखना है कि इनकेस अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उस केस में जो सीओजीएस में जो भी चीज इंक्लूड हो रहा है, ऐड हो रहा है, वो चीज नहीं आएगा, वो चीज नहीं आएगा। उसके अलावा सीओजीएस आएगा, जैसे कि नेट परचेस नहीं आएंगे, मतलब परचेस और परचेस रिटर्न नहीं इंक्लूड होंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। इस केस में, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एडजस्टेड परचेस हो रहा है, तो ऐड क्या हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेस, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में, और परचेस रिटर्न नहीं आएगा। और क्या आएगा? उसकी जगह क्लोजिंग स्टॉक आएगा और एडजस्टेड परचेस रिकॉर्ड होगा ट्रायल बैलेंस। और थर्ड क्या है? थर्ड सीओजीएस है, जिसका मैंने तो आपको बताई थी। तो आ जाओ एक रेफरेंस क्वेश्चन देखते हैं। इसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया पूरा। अब एक रेफरेंस क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 20। ये खाली एक रेफरेंस क्वेश्चन है, मैं आपको लाया हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000, ओके। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 20,000, ओके।
और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये था मेन थी। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना यहाँ पे, वो इंक्लूड होगा। ये क्यों इंक्लूड होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इंक्लूड होगा। ट्रायल बैलेंस आप जब बनाओगे तब आप उसे क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे और फिर उसका क्या बैलेंस होगा? क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट बन जाएगी और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सीओजीएस पे ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड होता है, इसीलिए अब सीओजीएस की जगह कुछ भी दिया होता, मतलब कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता या फिर ग्रॉस लॉस दिया होता या फिर एडजस्टेड परचेज दिया होता तो भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता। और क्या नहीं आता? जो भी चीज ऐड हो रही है इन फॉर्मूलाज में वो नहीं आती। उसके अलावा सारी चीज मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आता। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन सिर्फ रेफरेंस था, आप इसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर के नाम लिखना और फिर उनके करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स के बैलेंस लिखना। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है। ओके, क्लियर है? तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में, या फिर मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडलर भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरी बायो में भी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।